बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी खबर है, बिहार से नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितने दिन, बस अब दिन ही बाकी हैं, क्योंकि इसका ऐलान उन्होंने खुद किया कि मैं अब राज्यसभा जाने वाला हूं। राज्यसभा का नॉमिनेशन करने के लिए वो गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जो खास तौर पर इसी काम के लिए वहां पहुंचे हैं, वो विधानसभा जा चुके हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट अमित शाह जी, उनके साथ नितिन नबीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे, और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी। तो अभी का अपडेट मुझे ये बताया जा रहा है कि वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। और एक ये तस्वीर, क्योंकि अब बात सक्सेसर पर हो रही है कि कौन नीतीश कुमार जी की जो है उनके जाने के बाद कुर्सी भरेगा, वो वैकेंसी कौन भरेगा। तो ये तस्वीर जो एक बार हमने ये निकलवाई कि अमित जी को ले लेने एयरपोर्ट पे कौन कौन आया था, तो इसको एक बार अगर शुरुआत से प्ले कर दें तो इसमें आपको सारे ऑब्वियस नाम जो है इस तस्वीर में आपको वो, हाँ, सारे जो ऑब्वियस नाम है वो इसमें आपको दिखाई दे जाएंगे। जो सर आपको ठीक लगे जो है बताऊं, पर आप हो सकता है जो नहीं आया वो तैयारी कर रहा हूं। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये तस्वीर निकलवाई। ललन सिंह जी जेडीयू से, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। सम्राट चौधरी, ये सबसे बड़े दावेदार है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है, मंगल पांडे जी भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये तस्वीर आपको वैसे ही दिखा रहा हूं, ये मत बहुत सीरियसली मत ले लीजिएगा। इसमें जो सबसे प्रबल नाम है वो सम्राट चौधरी का ही चल रहा है। वैसे सब लोग यहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। वो तो अमित शाह जी के लिए स्वागत के लिए सबको जाना ही है, उसमें क्या है। जनक राम वो भी हैं इसमें, जनक राम एक नाम ये भी चल रहा है, जनक राम जी का भी नाम चल रहा है। नहीं, संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, ऐसे कई नाम हैं। एक चीज स्पष्ट कर दीजिए कि जो हम दिखा रहे तस्वीर, ये भविष्य के मुख्यमंत्रियों की लाइन नहीं है, ये स्वागत के लिए खड़े हैं लोग। हाँ, इसमें बीजेपी के सारे आपको जो बिहार लीडरशिप जो है वो दिखाई दे रही है, इसलिए ये तस्वीर निकलवाई। नित्यानंद राय है भाई, मुमकिन है इनमें से कोई हो जाए, इसीलिए नहीं, दोनों चीज मुमकिन है। जो आए हुए हैं उनमें से हो जाए, जो नहीं आए उनमें से भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है। जो एमएलए नहीं है वो भी नहीं, इसमें ये तो तय है ना कि विधायकों को नहीं चुनना मुख्यमंत्री। ये जनक राम जी जो है उनका बायोडेटा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। दलित चेहरा है बीजेपी का ये, और इनका भी एक चांस जो है, आउटसाइड चांस इनका भी बताया जा रहा है। एमएलसी है इस वक्त ये मौजूदा, ये भी यहां पर जो थे वो मौजूद थे। सम्राट चौधरी उनका नाम लिया जा रहा है। एक नित्यानंद राय जी, वो एमओएस होम है अभी, मतलब अमित शाह जी के ही डिप्टी हैं केंद्र में। एक उनका नाम जो है बड़ी तेजी के साथ वो लिया जा रहा है। अब आइए जरा इन समीकरणों पर बात कर लेते हैं। इसमें फैक्टर क्या क्या रहेंगे। पहली बात तो ये, मुख्यमंत्री चुनते वक्त क्या क्या चीजें बीजेपी को देखनी होंगी। देवेंद्र, और पहली चीज़ तो सौरभ ये सबसे पहली कि कास्ट वो देखना होगा कि कास्ट फैक्टर सूट करते हुए हो। जैसे फॉरवर्ड कम्युनिटी का नहीं हो सकता, लगभग तय मानिए, और उसमें ओबीसी, अति पिछड़ा, इस तरह के चेहरे पे जाएं, या फिर और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना हो तो एससी चेहरे पे जाएं, जो कि जनक राम नाम आप बता रहे हैं। तो पहला कास्ट फैक्टर। और दूसरी चीज़ ये कि जिसके ऊपर ये भरोसा हो कि बिहार में गठबंधन के चैलेंजेस और अपोजिशन के चैलेंजेस को ठीक तरीके से वो परफॉर्म कर सके। मामला सिर्फ ये नहीं रहेगा कि एक मुख्यमंत्री आपने अपना दे दिया, उसको परफॉर्म यहाँ करना होगा इस लिहाज से कि यहाँ एक गठबंधन की सरकार है और सामने एक मजबूत चैलेंजिंग अपोजिशन है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है यहाँ पे, जो कि कास्ट ड्रिवन बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन फैक्टर्स के आधार पर ही पार्टी फैसला कर पाएगी। जिन नामों को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं वो इसी लिहाज से कर सकते हैं कि पार्टी जिनको हेवी वेट बना रही है, बनाती नजर आ रही है पिछले कुछ सालों में, जैसे नित्यानंद राय का एक दूसरा, सम्राट चौधरी के बारे में पहले मैंने आपको बताया, नित्यानंद राय का एक दूसरा उदाहरण उठाकर आप देखें तो केंद्र सरकार में बिहार के अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो ठाकुर कम्युनिटी बीजेपी की एग्रेसिव वोटर है, जबकि यादव बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन नित्यानंद राय जो कि यादव कम्युनिटी के हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राजपूत समुदाय का कोई केंद्र में मंत्री नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे मकसद ये रहा होगा कि क्योंकि नित्यानंद राय का कद बढ़ाना है और यादव कम्युनिटी को एक मैसेज देने की कोशिश है, इसलिए आप उनको ग्रूम कर रहे हो। और उसके आधार पर आप ये समझ सकते हो कि जब टेबल पर नामों को लेकर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे ये नाम आ रहे होंगे, क्योंकि पार्टी ने पिछले कुछ सालों में चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे नित्यानंद राय हो, इन नेताओं के पीछे काफ़ी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है और क्या वो उसका रिजल्ट लेने के मौके के तौर पे इस अवसर को देख रही है। बहुत आसान नहीं होगा नाम का चयन करना बाकी राज्यों की तुलना में। जैसे राजस्थान में नाम चयन कर लिया गया, मध्य प्रदेश में चयन कर लिया गया, छत्तीसगढ़ में चयन कर लिया गया, बिहार की स्थिति अभी सौरभ वैसी नहीं है और इसलिए उन सारे कंपल्सन के बीच ही पार्टी उस नाम को तय करने की कोशिश करेगी। अभी अधिकांश नेताओं से सौरभ आप बात करें
चाहे प्रदेश के स्तर के नेता हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, तो अधिकांश से बात करें तो सबसे ज़्यादा नाम सम्राट चौधरी का लिया जाता है उन नेताओं के द्वारा। अच्छा, और इस चैन को जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ये तेजस्वी यादव की कोशिश होगी। जैसे आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बाकी बातें तो वो कि नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी है, ये है वो है, उन्होंने जाति पे बात की कि बीजेपी कभी किसी सूरत में पिछड़े को, अति पिछड़े को वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये महाराष्ट्र मॉडल है जो कि बिहार में दोहराया जा रहा है। सुन लेते हैं एक बार उनकी बात। कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। हम तो शुरू से यही बात ना कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग, और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। ये दोनों बातें कह दी तेजस्वी यादव ने कि बीजेपी जो है वो ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा भी नहीं चाहती है, और चुनती है तो वो उनको चुनती है जो रबर स्टैंप होते हैं, तय कर लें पहले तो वो। अब लेकिन ये कह के अभी जो देवेंद्र बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड कास्ट का कोई सीएम होगा, इसकी संभावनाएं नगण्य सी ही हैं बिहार में जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। सर नहीं, मैं ये जाति और इस पर नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय बिहार में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता की जरूरत है। 25 साल, नहीं 25 साल बाद ये हिस्टोरिकल मौका। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मौका मिला। जो 2000 में सरकार बनाई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाजपेयी जी ने, 7 दिन के लिए ही वो चली थी, 67 और 34 की। लेकिन अब ये मौका आया कि बीजेपी को वो जमीन जिसकी वो इंतजार कर रही थी, ये जमीन अब बिहार के लिए मिली है। तो क्या वो अपने बड़े भाई को तो छोटा भाई बना ही दिया उन्होंने, अब उनको एक देवेंद्र फडणवीस, कौन होगा मुझे नहीं पता जाति के बारे में, लेकिन ऐसा नेता चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर सके। बीजेपी तो चाहेगी, लेकिन वो क्षमता किसमें है? नहीं, ये रबर स्टैंप से काम नहीं चलेगा। से फिट भी बैठे, आप जाति को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रबर स्टैंप से काम नहीं चलेगा। उनको एक ऐसी मजबूत लीडरशिप चाहिए होगी कि जो इस पर काम कर सके। अरे ये कभी जानकारी दी जा रही है कि नॉमिनेशन हो गया है नीतीश कुमार जी का, तो एक फॉर्मेलिटी जो थी वो पूरी हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन 2 बजे तक कर दिया है उन्होंने। तो 2 बजे तो तक अब मतलब मुझे लगता है 16 मार्च चुनाव की तारीख है, तो इसलिए उस तक तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। उसके बाद शायद पार्टी। अब जो आपने जो बात कही कि महाराष्ट्र मॉडल और देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी चाहिए बीजेपी को, तो अब अब ये जो सरकार बनी, मान लेते हैं चलिए कि ये सब कुछ पहले से तय था, जैसा क्लेम किया जा रहा है कि ये होना ही था, ये ट्रांजिशन जो है मौका देख के करना था। चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू के बीच में ये सारी चीजें तय हो गई थी। ये कमोबेश उस वक्त हर कोई मान के चल ही रहा था कि बीजेपी के नंबर तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे जेडीयू से, तो वो प्रॉब्लम इस बार होने नहीं वाली। तो अब उसके बाद जब बनाए गए सम्राट चौधरी, एक तो कंटिन्यूएशन में बने डिप्टी सीएम, दूसरा जो उनके पक्ष में बात जाती है, होम मिनिस्ट्री उनको दी गई थी। और आप देखें कि होम मिनिस्टर बनने के बाद से बिहार के अंदर अब खासकर बुलडोजर एक्शन और इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई या माफिया के खिलाफ कार्रवाई, वो जो एक नैरेटिव बिगड़ने की बात थी, वो सम्राट चौधरी ने वो काम किया कि ये सरकार, जैसे आप बार बार कहते थे ना, ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की दिखती है लेकिन है बीजेपी की सरकार, तो वो काम तो सम्राट चौधरी कर रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे आसानी से जिसको कहते हैं ना कि
टिक करना है तो सम्राट चौधरी सीधे सीएम हो जाएं और जनता दल यूनाइटेड के डिप्टी सीएम हो जाएंगे। जाति जरूरत में भी पड़ेगी। फिट होते हैं वो कोई भी समाज के? नहीं, बस मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। वो चूंकि विजय जी ने कहा कि हम जाति पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जाति पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम जाति के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो भाई हम जैसे लोगों को तो दूर दूर तक पता नहीं, एकदम पहले डिस्क्लेमर देना जरूरी है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उससे आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट कास्ट को कभी भी प्रमुख पद पर बिठाने के पक्ष में नहीं रहती। वो इसलिए नहीं कि कोई उसकी दुश्मनी है या कोई लड़ाई है, वो चाहती है कि जहां से भी लगे कि नहीं ये कुछ ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, उनकी बजाय जो कम संख्या में है लेकिन सबको साथ लेकर चले। वो मूल रूप से संघ का हिंदू एकता का आइडिया है। लोध समाज के लोग कितने थे उत्तर प्रदेश में? कल्याण सिंह को बनाया। कलराज मिश्रा पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कलराज मिश्रा कभी नहीं बन पाए। उसके बाद राजनाथ जी बने और अब योगी जी हैं, तो कोई ब्राह्मण ठाकुर की वजह से नहीं, योगी जी भगवाधारी हैं, तो उनको हटा दीजिए। लेकिन इसको उदाहरण तौर पर बता रहा हूं। जहां जाट बहुल हरियाणा था तो वहां जाट नहीं बना। खट्टर जी आए, खट्टर जी को जब रिप्लेस भी किया गया तो और जो कम संख्या में है 2-2.5% सैनी जी हुआ है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण राजनीति होती ही नहीं। सब कहते हैं ब्राह्मण तो बस वहां मराठा ओबीसी, देवेंद्र फडणवीस के लिए आए। झारखंड में रघुवर दास थे, खैर हालांकि उस वजह से चुनाव हारे वो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी का उदाहरण, जिस खांची तेली समाज से आते हैं वो तो कहीं है ही नहीं है, मतलब खोजने से भी नहीं मिलेंगे कितने हैं। और जिस मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वहां उमा भारती, लोध, बाबूलाल गौर हमारे प्रतापगढ़ के जिले के यादव जी, फिर शिवराज सिंह चौहान पिछड़े, और फिर मोहन यादव। डोमिनेंट कास्ट का व्यक्ति नहीं बनेगा, पहला। अब दूसरा आ जाते हैं। सम्राट चौधरी को तब खड़ा किया गया जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में संबंध बहुत खराब थे। उनको तैयार करना था, एक नेता चाहिए था जो कुर्मी कोयरी समाज का मिले, तो इसलिए उनको तैयार किया जा रहा है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा को जितना दिया गया है, जो अलग से दिया गया है जी, मुझे लगता है इस चित्र पर एक बार तस्वीर पर बात कर लेते हैं। तीनों लोग बैठे हुए हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब मुस्कुराहट तो है ही तीनों के चेहरे पर। सबसे आराम से नीतीश जी बैठे हैं, सबसे तन के नितिन नवीन जी बैठे हैं। संजय झा भी हैं इस तस्वीर में। नहीं, संजय झा तो खैर पर्दे के पीछे है। संजय झा तो अहम भूमिका में है ना जी। तो आप अब ये सारी भूमिका जो आप बना रहे थे, ये बताइए, बात बताइए ना। समर्थन में बता रहे हैं या मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, मुझे ये भी नहीं लगता कि नित्यानंद राय भी होंगे। अब मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने जो अपना मुरेठा हटाया था, अब उसका समय आ गया है। सम्राट चौधरी भी है भाई उस पिक्चर में। कहना हटने के बाद जब वो कह रहे थे कि वो टॉप कंटेंडर हैं, लेकिन क्यों ये जो नीतीश जी का जो समाज है, जो उनका समाज को रिप्रेजेंट जो है कुर्मी जो है, तो वो क्यों नहीं सम्राट चौधरी? मतलब वो तो कोई ऐसा कोई अग्रेसिव भी नहीं है। इस पे थोड़ा सा उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं होता। अगर उस राजनीति के लिहाज से देखें तो 15 साल यादव मुख्यमंत्री, लालू जी और राबड़ी जी, ठीक है, और 20 साल से नीतीश जी के अलावा सिर्फ मुसहर समाज से आने वाले यानी कुर्मी लगातार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से दिया गया है, यानी वो भी, उनकी पत्नी भी, उनके बेटा भी मंत्री, विधायक, सांसद सब बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच के ही करती। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसके लिए, इस समीकरण के लिए अलग से देंगे वो। देखिए अगर संख्या के हिसाब से देखें तो बिहार में जो जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं 2.5% ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता क्यों बने और क्यों बार बार जीतते रहे? उसका सबसे बड़ा कारण था कि एक पढ़े लिखे सुवेब आदमी दिखते थे, वाणी में, अपने कार्य में वो सबको दिखाना चाहते थे। और पूरे काल में अगर आप देखें, इनको सपोर्ट जो है 2 कम्युनिटी को छोड़ के पूरे कम्युनिटी का मिला है। और वो सपोर्ट सर्वमान्य इसलिए भी था कि नीतीश कुमार बिहार की बात करते थे, बिहार को आगे ले जाने की बात करते थे, जिसमें वो काफी कारगर साबित हुए अपने उस 25 साल के टेन्योर में जब ये रहे। अब इसीलिए वो जीत के भी आते थे। सिर्फ उनका स्टेटस कुर्मी नेता के तौर पे नहीं था, ये क्लियर है। जो भी आप किसी भी ठीक बात है। और वो एक इंजीनियर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, समाजवादी परंपरा से आते थे, रेल मंत्री के हैसियत में उन्होंने रिजाइन किया था एक रेल एक्सीडेंट पे। तो ये एक अच्छी छवि थी, ईमानदार थे, कोई उनको ये नहीं कह सकता कि ये ईमानदार नहीं थे। तो ये छवि थी जिसके चलते नीतीश कुमार बन के आए थे। क्या वैसी छवि का कोई दूसरा वहां है
जो इस टाइप का काम कर सके, क्योंकि सम्राट चौधरी के बारे में पीछे इलेक्शन में काफी कुछ बोला गया था। तो वैसे लोग को भी अगर वो आगे करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क एक हमेशा लगा रहेगा, कुछ करें या ना करें। लेकिन जो सम्राट चौधरी के साथ प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा, इतना बताइए। मुझे लगता है माइनस ज्यादा है। माइनस ज्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या किसी यादव को बनाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए, यादव में तो नित्यानंद राय वास्तव में वो अमित शाह जी के बहुत लाडले हैं, लेकिन दो चीजें हैं। यादव प्रयोग किया गया मध्य प्रदेश में, ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में यादव चेहरा कारगर होगा, लेकिन एक भी वोट मोहन यादव जी के नाम पे नहीं आया। न उत्तर प्रदेश का यादव अपनी पार्टी को छोड़ा, न बिहार का यादव अपनी पार्टी को छोड़ा। तो इसलिए यादव प्रयोग अब बिहार में होगा, इसकी संभावना कम है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी का जो अभी तक का हमने एक बार ये देखा, रुकें सर, जरा सा एक सेकेंड। बिहार में जो वोट नहीं मिलता, भाई मध्य प्रदेश के यादव से बिहार में वोट नहीं मिला, ठीक बात है। बिहार के यादव से तो बिहार में मिल सकता है। तो रामकृपाल यादव को तो आगे बढ़ाया गया, कितनी सीएम वोट के तौर की अब एस सीएम बात हो रही है। अरे भाई, एस सीएम बात हो रही, लेकिन जिन नेताओं को यादव को भाजपा में बढ़ाया गया वो कितना वोट लेके आई, ये भी तो देखिए क्या ना। चाह रहे हैं सौरभ जी? जो जनरल कास्ट और ईबीसी और ओबीसी गैर यादव है, वो सब कहे कि अच्छा यादव को ही बना दिया। हाँ, जिसके खिलाफ लड़के हम आपको वोट दिए। 35 साल हो गया है यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री। भाई, यादव एम-22 समीकरण के खिलाफ ही तो वोट मिली है, और वोट मिला है नीतीश कुमार भाजपा को। नहीं, ईबीसी जातियां हैं, जनरल कास्ट में से हो सकता है, इसमें कोई बहुत ऐसी बात जनरल कास्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, बिहार मैं बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब कोई कहता है कि फलाना जी कैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी मिलने के बाद नेता बनता है, नेता बन के कुर्सी नहीं पाता है। ये कैडर वाली पार्टी है। किसी भी आप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता को देखिए, जिस दिन वो कुर्सी पर बैठ गया, देखिए उसकी कैसे प्रतिभा दिखने लगी। चलिए एक बार ये देवेंद्र से ही बात कर लेते हैं। ये जो बात सही है कि कई राज्यों पे बीजेपी कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करती है, बहुत सारे उदाहरण अभी आपने भी दिए। बिहार क्या वैसा ही एक राज्य है? बिहार की अपनी क्या पेक्युलैरिटीज हैं, खास बातें हैं जो अलग बनाती हैं यहाँ की परिस्थिति को? देवेंद्र। और सौरभ, जिन राज्यों को आप कास्ट न्यूट्रल समझ रहे हैं ना, बेसिकली कास्ट के चलते ही उस काम को किया गया है। जैसे हरियाणा में अगर नॉन जाट किया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि जाट पॉलिटिक्स से इनको दिक्कत थी, इसलिए है कि जाट क्योंकि कांग्रेस के साथ थे तो नॉन जाट को आपको अपने साथ जोड़ना था, और इस लिहाज से नॉन जाट की पॉलिटिक्स वहाँ पे की गई। राजस्थान में अगर आप देखें तो ब्राह्मण एक डोमिनेंट कास्ट है, वहाँ पे बनाया गया। कर्नाटका में देखें लिंगायत सबसे डोमिनेंट, येदियुरप्पा को वहाँ पे आगे किया गया। कास्ट फैक्टर का बीजेपी ध्यान रखती है। ध्यान ये रखना होता है कि उस इक्वेशन में आपके लिए कौन सा समीकरण कास्ट के हिसाब से फिट बैठता है। बिहार की पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स अगर आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण ही उठा के देख लीजिए, आरजेडी की लगातार ये कोशिश थी नहीं कि चुनाव को फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड कर दिया जाए। 2015 में जब 2014 की लोकप्रियता के चरम पे थे नरेंद्र मोदी, और बिहार में जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ एक फैक्टर जो कि रिजर्वेशन का उठा के लालू प्रसाद यादव ने फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड कर दिया, और पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया। 55 के आसपास सीट पे बीजेपी सिमट के रह गई। तो बिहार जैसे स्टेट में फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड ना होता है, ये खतरा हमेशा ही रहता है बीजेपी को, और पूरी कोशिश ही उसी रूप में नजर आ रही है। आप पूरी पार्टी की कमान अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से बनाए जाते हैं या जो कुछ भी किया जाता है, वो ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड ना हो, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं बीजेपी के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वोटर्स हैं, और इस लिहाज से डिप्टी सीएम जरूर रखा जा सकता है। जैसे एक चीज़ मैं नहीं मानता कि अगर सम्राट चौधरी या कोई भी ओबीसी एबीसी कोई फेस बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम फॉरवर्ड जेडीयू का हो और बीजेपी का ना हो, ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। बीजेपी तब ये ज़रूर पुश करेगी कि तब 3 डिप्टी सीएम हो, उनका भी एक फॉरवर्ड डिप्टी सीएम हो और जेडीयू का एक डिप्टी सीएम हो या 2 डिप्टी सीएम हो। लेकिन मसला ये ज़रूर रहेगा कि ये तय मानिए कि फॉरवर्ड फेस मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में बीजेपी ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता पॉलिटिकली। एक बार फिर ये और बता दीजिए, क्योंकि हम सम्राट चौधरी की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस वो दिखाई देते हैं, वो कौन सी बातें जो इनके खिलाफ जाती हैं? और खिलाफ वाली चीज़ अभी तक नेताओं के मुंह से मैंने सुनी नहीं। जो खिलाफ, जैसे एक चीज़ जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके जो किया जाता है, तो वो तो जब पहली बार बनाया गया था तभी ही पता था सबको कि हाँ क्या किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बार बार जब उनको ग्रूम किया जाता है, तो हम लोग स्वाभाविक तौर पर, सौरभ एज ए जर्नलिस्ट आप सवाल पूछोगे कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति। देवेंद्र, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। ये नॉमिनेशन करते हुए तस्वीर आ गई है। राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है नीतीश कुमार ने। आप देखें, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, नितिन नवीन बैठे हुए हैं। तो इसी तस्वीर का इंतजार था उनकी पोस्ट के बाद।
तो अब नीतीश कुमार जी ने अपने कागज जो हैं वो दे दिए नॉमिनेशन के लिए। अब वो राज्यसभा जाएंगे, ये बिल्कुल तय हो गया है। अब वो राज्यसभा में दिखेंगे कितना, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री के पद को अलविदा कह रहे हैं और वो अब राज्यसभा जाएंगे। अब वो दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे। ये तस्वीर अभी अभी आई है देवेंद्र। अब से थोड़ी देर पहले नॉमिनेशन हो गया था, तस्वीर थोड़ी देर बाद जो आपको नजर आ रही है। अब तो नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जो मुहूर्त देखा गया था शुभ मुहूर्त के हिसाब से, और तकरीबन 1:30 बजे का समय वो हमें बताया गया था, जो कि शुभ मुहूर्त था जब ये नॉमिनेशन किया जाना था। और आप जानते हैं कि क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी नॉमिनेशन करना था, और बीजेपी तो मुहूर्त वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। नितिन नवीन जी खुद बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में यकीन करते हैं, तो उस लिहाज से उस समय को रखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि नितिन नवीन जी के हिसाब से सौरभ, अगर आप देखें तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के अगर जब घोषित हुआ था तब से 2.5 महीने, या जब चुने गए, जब चुनाव हो गया था 20 जनवरी 2026 को, तो 1.5 महीने में नहीं हुआ है। और उनके अपने होम स्टेट में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसकी बात वो पिछले 15 साल में लगातार जब भी उनसे बातचीत कीजिए तो इस बात को कहते थे कि न जाने ऐसा कब होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। ये अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने में उन्होंने इस काम को कर दिया, ये पहले से डिजाइन तय था, लेकिन कम से कम ये उनके खाते में आया जरूर। दूसरा निगेटिव चीज़ आप पूछ रहे थे सम्राट चौधरी के लिहाज से सौरभ, तो अभी तक पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई घोषित निगेटिव चीज़ बताया जाए वो नहीं मिला इन्फॉर्मेशन कि ये इनके निगेटिव है, इसके चलते नहीं बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे वो अलग मसला है, लेकिन निगेटिव के चलते नहीं बनाए जाएंगे ये बताया नहीं गया। दूसरी चीज़ सौरभ सोचिए ना कि अगर वैसा कुछ निगेटिव होता तो डिप्टी सीएम बनाया जाता क्या? एक बार फिर जरा इस तस्वीर की हम लोग बात करें राकेश जी। अब ये नितिन नवीन जी का भी अभी हो रहा है ना नॉमिनेशन? हाँ, दोनों का एक ही साथ हो रहा है। ये माना ये जा रहा था कि शायद 3 जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ नामांकन करेंगे, एक जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी और नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के, और ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक साथ 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कितनी सीट? 5 सीट है ना? 5 सीट है। इधर कितनी आ गई? 4 तो है। 4 तो इनके पास है। एक की संख्या बल को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आरजेडी के लिए 6 चाहिए, इनको 3 चाहिए। अब उसमें जो 6 सीटें हैं वो ओवैसी जी के पास हैं। तो अब उसमें सबसे बड़ा माथापच्ची ये चल रही कि ओवैसी जी अपमान भूल के जाएंगे क्या आरजेडी के साथ, या मान सब किनारे है। अमरेंद्र सिंह है आरजेडी से जिन्होंने नॉमिनेशन किया। पहले तेजस्वी का नाम राजनीति में अपमान जैसा नहीं, क्योंकि उनके सारे विधायक तो आरजेडी ले गई थी ना पिछली बार। ये आरजेडी वाली फंसी हुई है ना? आरजेडी वाली सीट फंसी हुई है, ओबीसी जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ फंसी तो है, लेकिन अपमान वाले पे मेरा थोड़ा एतराज था कि अपमान मान कुछ होता नहीं है। वो तो नहीं, देखिए 3 की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, और यदि 3 जो है विपक्षी गठबंधन के अंतरात्मा की आवाज पे यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आएंगे तो मुझे लगता है 5वीं राज्यसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। उसी तरह जैसे चौथी कौन सी है? नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, एक शिवराम शिवेश राम करके हैं, वो दलित चेहरा है बिल्कुल। और उनके पिताजी भी सासाराम से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और उसके बाद वो भी विधानसभा चुनाव जीते थे। दलित चेहरा है, जैसे राजेश राम कांग्रेस के दलित चेहरा है, वैसे शिवेश राम जी भारतीय जनता पार्टी के एक दलित चेहरा है, सासाराम इलाके के। 5वां नाम बीजेपी जेडीयू को देना पड़ेगा ना चुनाव के लिए? हाँ, आया नहीं अभी तक नहीं आया। 5वां नाम आया नहीं। रामेश्वर ठाकुर नहीं, जेडीयू से 2 लोगों का होना चाहिए। रामेश्वर ठाकुर है ना? जेडीयू से भी दूसरा नाम कहाँ है? रामेश्वर ठाकुर नहीं है। एनडीए का 5वां नाम क्या तय है? देवेंद्र ठाकुर है नहीं? रामनाथ ठाकुर। हाँ बिल्कुल सौरभ, रामनाथ ठाकुर है ऑलरेडी उनके नॉमिनेशन की गई है। लेकिन सौरभ जो 5वीं सीट पे चुनाव होगा वो दिलचस्प चुनाव होगा, और वहाँ पर खतरा रहेगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और वो खतरा, सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि क्या चिराग पासवान को ठीक तरीके से साथ पाते हैं। अपने अगर नहीं भी साथ पाएँ तो गृहमंत्री अमित शाह की उनको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, और इस लिहाज से वो दिल्ली अभी मिल के भी आए हैं 2 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह से, क्योंकि चिराग पासवान से उपेंद्र कुशवाहा के इक्वेशन पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखे थे, और वो बहुत गुड टर्म्स पे नहीं बताए जा रहे हैं। एलजेपी के बहुत सारे सोर्सेज से हमने बात की, वो इस आइडिया को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आए, और वो ये कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जब रिक्वेस्ट करेंगे चिराग जी से तब देखा जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में निश्चित तौर पे वो एक चैलेंजिंग टास्क होगा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट निकलवा पाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह एक बार चिराग पासवान को कह दें, निश्चित तौर पे बहुत आसानी से हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा खुद जाके चिराग पासवान से रिक्वेस्ट करें तब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तनातनी की स्थिति रही तो फिर वो मामला खतरनाक हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं सौरभ। सबसे बड़ा गोल तो बीजेपी ने कर ही दिया खैर, सीएम पोस्ट वाला। अब ये 5-0 कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल रह गया सर। अब वो ठीक है। नहीं, एक चीज़ मैं आपसे जोड़ रहा था कि जो आपने कहा ना कि कास्ट न्यूट्रल
चीफ मिनिस्टर से या लीडरशिप तय करती है, ऐसा नहीं, उल्टा है, कास्ट सैचुरेशन पर वो डिसाइड करती है। ये सारे स्टेट्स को जिनका आपने चर्चा की, हरियाणा की चर्चा करें, नॉन जाट इसलिए क्योंकि जाट का सैचुरेशन था वहां पर 20 साल से 25 साल से जाट पॉलिटिक्स ही चल रही थी, तो एक वैकेंसी खाली जगह पड़ी हुई थी। ऐसे ही और जगहों पर हुआ कि महाराष्ट्र में मराठा ही चल रही थी, मराठी पॉलिटिक्स, तो वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को उसको लेकर आ गए। झारखंड में आदिवासी चल रहे थे तो इसलिए वो रघुवर दास को लेकर आ गए। अब वो कितने से एक्सपेरिमेंट सफल हुए नहीं हुए वो तो अलग इशू होता है, उस पर अलग अलग तरीके से चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज ऐसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो जो बताया था यादव, तो इसलिए मैं उनकी बात से सहमत हूं। जीतनराम मांझी जी वाली कास्ट को भी अलग ही रख दीजिए, वो भी हर्ष जी की बात से सहमत हूं कि भाई 30 साल से तो वो सब चल ही रहे हैं ना, 35 साल से दो वहां पर चल रहा है, तो उसको अलग करके भी भारतीय जनता पार्टी मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स नाम आ जाए, कुछ हैरानी नहीं। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है आपके लिए सोचना मुश्किल काम है ना, क्योंकि विधायकों को तो नहीं तय करना ना मुख्यमंत्री, आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा। और उसमें जो बार बार कहा जा रहा है अमुक जाति के, ये सही कह रहे हैं कि वो सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया था। चाहे वो महाराष्ट्र में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हमेशा एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स रही, चाहे दलितों की, चाहे ओबीसीज की, चाहे मराठा की, वहां, और वो उनको वहां कहते भी हैं कि पेशवा यहाँ कभी नहीं बन सकता, और वो बना, और उसने काफी स्टेबिलिटी लाई भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पंजाबी एक हरियाणा में जो जाट डोमिनेटेड है और जो काफी कम नंबर में है, लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं, उनको चुना गया। मुझे भी लग रहा है यहां ऐसा ही एक्सपेरिमेंट होगा। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा सौरभ भाई इस बात पे सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि कोई तो ना हो सहमत, सब सहमत हो महाराष्ट्र में यही लोकतंत्र है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का कारण ब्राह्मण था। मैं इस बात पे थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रहा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वहां पे ब्राह्मण नेता के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुए। वो पहले के चुनाव में भी थे, आज का चुनाव जो हुआ वो चुनाव देवेंद्र फडणवीस की अपनी रणनीति के कारण हुआ, और उस रणनीति के चलते हम इसमें काबिलियत भूल ही जा रहे हैं, कोई काबिल आदमी है कि नहीं है। इसलिए योग्यता को जाति के साथ या नेता को जाति के साथ नहीं काबिल तो लेंगे। इसीलिए मैं तो देवेंद्र फडणवीस का नाम यहाँ भी इसलिए लिया कि वैसा काबिल आदमी, ब्राह्मण के हिसाब से नहीं कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने। नहीं, आपने दो जगह, बिहार में आपने कहा काबिल के हिसाब से और महाराष्ट्र में आपने कहा ब्राह्मण के। ब्राह्मण नहीं, मैं तो देवेंद्र फडणवीस का नाम ही बनने का क्या कारण? एक तो कि लालू यादव या 15 साल से वो यादव जाति के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और अगड़ों को यह लगने लगा था कि अब वो नहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट खोजा, सब जातियों ने, अगड़ों ने, कि एक अच्छा आदमी हो सकता है। और 5 साल 6 साल तक उनको कोई कुर्मी नेता के नाम से नहीं जानता। बाद में ये होने लगा, और ये बार बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो कुर्मी वो रीइंफोर्स किया। ये बताइए जरा कि जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि भाई फॉरवर्ड कास्ट का नहीं हो सकता सीएम, या इसकी गुंजाइश कम दिख रही है, क्योंकि फिर अगड़ा पिछड़ा करने की, राजनीति करने की आप फील्ड दे देंगे आरजेडी को ओपन। बात सही है? ये बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कहीं कोई वैश्य को चुना के, यहाँ वो भी ओबीसी में आते हैं बिहार में, कहीं उनको बना दें तो ऐसे नाम हो। और मैंने पहले भी कहा, भजनलाल शर्मा तो एमएलए भी नहीं थे, पहली बार चुनकर आए, उनका नाम आगे किया गया, किसी को पता नहीं था। और वसुंधरा जी का चेहरा अगर उस समय आप देखें तो सन्न थी कि ये क्या हो रहा है। वैसा कुछ एक्सपेरिमेंट यहां भी हो सकता है। जो दलित सीएम तो नहीं दिया ना बीजेपी ने, कोई नहीं दलित सीएम नहीं दिया, तो बिहार क्या वो जमीन हो सकती है बिहार की? और वो अभी तक बना नहीं है, वहां पर भी नहीं है इतने लंबे समय से। मांझी जी थे, बीच में बने थे जेडीयू के काल में, बीजेपी सपोर्टेड थे, लेकिन बिल्कुल जो परंपरा रही है उसमें ऐसे ही लोग आएंगे जो अब तक किसी जाति के नहीं हो, जिनकी आस्था सिर्फ पकड़नी है, बीजेपी की नेता तय करेंगे। अब ये जमीन नहीं छूटनी चाहिए, इसकी सारी एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से। बाकी किसको बनाना, दो ही बात, मैं तो आपकी बात कहता हूं, या तो आपके पास कोई ऐसा आदमी है देवेंद्र फडणवीस जैसा, जहां कास्ट लोग याद ही ना करें, भाई वो आदमी इतना मजबूत है, उतने ही मजबूत आदमी की जरूरत है। और अगर आपके पास ऐसा आदमी नहीं है तो फिर आप ये सारे गणित लगाते हैं। और मैं बार-बार कहता हूं, बिहार के 2 नेता रामविलास पासवान और नीतीश कुमार को सिर्फ जाति के नाम पर लोग नहीं जानते। आज भी रामविलास पासवान को देखिएगा, अपर कास्ट का काफी सपोर्ट मिलता है, अन्य कास्ट का भी सपोर्ट, वही हाल नीतीश कुमार का है। बोलिए त्रिपाठी जी, कहां तक आपका निष्कर्ष कहां पहुंचा? नीतीश कुमार तो एंटी कास्ट पॉलिटिक्स के नेता के तौर पर ही आए बिहार में मूल रूप से। लेकिन जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता, निश्चित तौर पर बड़े नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, मोदी जी इतने बड़े नेता हो गए, योगी जी इतने बड़े नेता हो गए, शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े नेता हो गए। कैडर वाली पार्टी है, आपके पीछे इतना बड़ा समर्थन है, जो भी खड़ा होगा वो बड़ा नेता हो जाएगा। नहीं, मैं जिसको एक बार पद मिला। मैं बोला कि
देवेंद्र जी को जाति के तराजू में नहीं, नहीं नहीं, तोलना चाहिए। मैं मेरे कहने का मैं तात्पर्य जाति के तराजू, मैं तो चाहता हूं, ईश्वर करे, मैं तो वो डिबेट करने वाला हूं, आज फिर यहां से बोल दे रहा हूं कि संवैधानिक तौर पर अगड़ा पिछड़ा बंद होना चाहिए। किसी भी जाति को पिछड़ा कहना यह संविधान का अपमान है। देखिए मध्य प्रदेश मैं में तो जब ये कह रहा हूं, मध्य लेकिन प्रदेश है में तो सच्चाई ना सर, जाति जाति सच्चाई देखिए है। जिस तरीके से नीतीश OBC कुमार नाम जी, का एक टर्म है ना, नहीं अत्यंत नीतीश पिछड़ा कुमार जी वर्ग। जिस तरह नहीं होना सर्व चाहिए जाति के क्यों? स्वीकार थे, वो उसी दूसरी तरह उमा भारती भी सर्व जाति की स्वीकार नेता बनी थी मध्य हाँ, प्रदेश बिल्कुल। में। और उनको वो कभी लोधी के रूप में नहीं कल्याण पहचानी सिंह, गई। उमा जी, शिवराज जी, मोदी जी, इनमें से किसी को कोई उमा जाति के खांचे में नहीं भारती डालता। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने और कांग्रेस को उखाड़ने में सबसे बड़ा श्रेय था उनका, मध्य और प्रदेश। उनकी स्वीकार्यता कभी भी लोधी के रूप में नहीं थी। बिल्कुल। वो भगवाधारी देश में दो नेता स्वीकार किए गए, पहली उमा भारती और दूसरे योगी आदित्यनाथ जी। उमा भारती को वहां का ब्राह्मण एक तरफा सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, और बाकी ओबीसी जातियां भी थी, क्योंकि उनकी लड़ाई राजपूत के खिलाफ थी। उमा जी ने एक मूवमेंट चलाया था दिग्विजय सिंह के खिलाफ, और उसके चलते सभी वर्ग उनके पीछे खड़े हुए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसा तो आदमी नहीं है ना यहाँ बीजेपी के पास सर, बार बार हम वहीं घूम के वहीं आ जा रहे इसीलिए हैं। बोल रहा हूं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की पसंद का होगा, किसी एक व्यक्ति के पसंद का नहीं होगा। ऐतराज हो गया, फिर आप सर नीतीश वहीं कुमार ले जी जा को रहे अभी तक हैं। जोड़े ही रखेंगे आप आप सर बिहार क्यों से, वहां वो से आगे चलेगी। नहीं बढ़ रहे हैं? बिहार बढ़ गया, नीतीश जी बढ़ नीतीश गए, जी भी आप बढ़ नहीं गए। बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे वो होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। ये सब फालतू की बात है कि नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी चाहेंगे। अरे भाई वो तो मैं तय चाहेंगे, करने की बात जेडीयू की सहमति नहीं होगी इसमें। नीतीश जी के साथ सहमति चर्चा होगी ना। होगी। उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इससे बड़ी सहमति कुछ हो सकती है? लेकिन सर, ये कल आपने- भी मैंने कहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी निशांत कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य आप सोचिए। मदन जायसवाल का कोई नाम नहीं राजनीति ले का रहा। कोई तरीका होता है ना। भाई देवेंद्र, अब इसमें तो वैसे कोई शक नहीं होना चाहिए ना, ये तो सोल डिसीजन बीजेपी का ही होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, वो बीजेपी के द्वारा ही तय किया जाएगा, और बीजेपी तय करके फिर जेडीयू की सहमति अवश्य लेगी। अगर नीतीश कुमार उस नाम को ऐतराज़ कर देते हैं, बीजेपी निश्चित तौर पे उस नाम पर नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ कि बीजेपी में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो जेडीयू खेमे से, अगर आज भी मैंने बहुत ज़्यादा टटोला कि क्या कोई ऐसा आप लोगों का चॉइस या कोई नाम जो आप लोग इस बात को कहें कि इनको ही बनाना होगा, तो जेडीयू ने इनकार किया कि इस तरह का कोई भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन वो अपने हिसाब से सोचें, वो सोचें, और उस नाम को बताया जाएगा। हमारा डिप्टी सीएम होगा तो हम तय करेंगे, बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री वो तय करेंगे। इतना जरूर है कि अगर कोई एलर्जी वाला नाम रहता तो उसमें बताया जाता, लेकिन उस तरह का कोई नाम है नहीं। तो लगभग तय कीजिए, तय मानिए कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जो तय कर लिया होगा वो ऑलरेडी उनके दिमाग में होगा। तीसरी चीज़ कि नितिन नवीन, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका होम स्टेट है, उनका से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से भी कि पिछले चुनाव में अगर आपको मैं बताऊं सौरभ, तो 243 में से 120 से 25 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिनकी एक तरह से जिम्मेदारी नितिन नवीन के ऊपर गृहमंत्री अमित शाह ने दे रखी थी, और उन सीटों के बारे में उन्हीं के फीडबैक पे वो भरोसा करते थे। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे नितिन नवीन की राय को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है बिहार के आगे के पॉलिटिक्स को लेकर, कि किस प्रकार का सीएम फेस होना चाहिए हमारे पास। अब बीजेपी के लीडर से जो आपकी बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं? मतलब मैं बिहार के नेताओं की बात कर रहा हूं। उनमें से ज़्यादातर के बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा संभावना वो जता रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, और सम्राट चौधरी के कई सारे प्लस पॉइंट गिना रहे हैं। और लगभग 10 से 12 नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, और उनमें से अधिकांश सम्राट चौधरी का नाम सीधे पहला नाम वही ले रहे हैं कि लग यही रहा है, और उसके पीछे वो अपना लॉजिक बता रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं, गृहमंत्री अमित शाह या पीएम मोदी की तरफ से उनको कोई इन्फॉर्म किया गया वैसा बिल्कुल नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो बता रहे हैं। जेडीयू खेमे से दूसरा नाम नित्यानंद राय का भी बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, और जिस प्रकार से गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनके अच्छे इक्वेशन है, जिस तरह से उनको तरजीह दी जाती है, यादव कम्युनिटी के हैं फिर भी उनको एमओएस होम बनाया गया, वो कम्युनिटी जो कि बिहार में वोट नहीं करती फिर भी बनाया गया। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर जेडीयू मान के चल रही है कि सम्राट चौधरी के साथ दूसरा नाम नित्यानंद राय का है। और तो इन दोनों नाम के अगर नेताओं के हिसाब से आप बात करें तो चर्चा इन दोनों नामों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा इतर जाए तो फिर एससी कम्युनिटी के जनक राम का तीसरा नाम आ जा रहा है, वो भी चर्चा में आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आकलन है सौरभ। अभी टॉप लीडरशिप की भी अगर आप बात करें, टॉप लीडरशिप मतलब एकदम टॉप मोस्ट नहीं, बड़े नेताओं की अगर बात करें बीजेपी और जेडीयू दोनों में, तो उनमें से किसी को नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। ये बहुत कुछ इस पे भी मतलब निर्भर करेगा, बीजेपी अपना भविष्य जो है या फ्यूचर की राजनीति बिहार में कैसे देखती है, क्या पोजीशनिंग बीजेपी करना चाहती है। देवेंद्र,
फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर। ये मूल सवाल है कि किस तरह से देखना चाहती है, इसी पर वो तय करेंगे। लेकिन हर्ष जी ने नई बात बताई 12 साल में कि नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे वही नाम होगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको खारिज नहीं कर सकते हम कि जो नरेंद्र मोदी तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होंगे। ये जोड़ा जा रहा है, इन्होंने भी कहा नहीं, तय वही तो मैं करेंगे। उनसे भी सहमत हूं। लेकिन अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, मोदी जी लेकिन नीतीश कुमार के जी पसंद से का ही होगा। चर्चा होगी, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी तय कर लिए, नीतीश जी को उसमें विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी से चर्चा होगी कि इनको बनाया जाए, जैसा सर, भी अब कब देवेंद्र तक ने भी बिहार में बताया। रखेंगे? वो ये चलेगा वहां से। नीतीश कुमार जी की विश्वास आपत्ति नहीं है आप लोगों को, क्यों अरे आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये मान ले कि नहीं उनके पीछे तो वो बिल्कुल हाँ पे हाँ मिला के, क्या नीतीश कुमार जी सर, ऐसे कल हैं? भी आप कह रहे थे कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मान गए ना। अरे भाई साहब, मैं इतने तो ये भले कह रहा आदमी था है, कि वो मान ही नीतीश जाते कुमार, हैं। नहीं कल भी मैं ये बोला था कि निर्णय नीतीश कुमार करेंगे कि उनको हाँ, तो जाना वो भले है आदमी या हैं, रहना। मानते हैं ये अमित मैं शाह कल जी बोला की था, बात। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का नाम जो तय होगा वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी, सर और इनकी वाला हटा सहमति दीजिए में। सर, प्लीज सर। सर, अब उनकी ट्रेन रवाना हो गई है बिहार से दिल्ली के लिए। 20 साल के बाद कोई अभी 3 महीने पहले जो आदमी चुनाव जीत के आया हो, मुख्यमंत्री बना हो, 8वीं बार 9वीं बार 10वीं बार, 10वीं बार हो गए, 10th 10वीं time। बार वो हो कुर्सी छोड़ने के लिए इतिहास। तैयार हो जाए, पूरे दिन मीडिया में खबर चल रही हो कि रात तक फैसला करना है, सुबह तक फैसला करना है, और फैसला वो कर दे और उसके वो ऐलान भी खुद ही कर दे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि उनकी पसंद चलेगी। नहीं, बाद में फिर वहीं आप आ गए। आप शब्दों को मत मोड़िए ना। मैं बोल रहा हूं कि एक बार नीतीश कुमार जी से भी नाम पे चर्चा होगी। एक बार उन्होंने कुर्सी मैं छोड़ने ये का- नहीं कह रहा कि एक भाई बार उनकी उन्होंने कुर्सी पसंद छोड़ने चलेगी का या नहीं फैसला चलेगी। किया था, जीतन राम मांझी जी को बनाया था। एक्सपेरिमेंट वो अच्छा नहीं नीतीश रहा। कुमार अलग ही थे सर, तुलना ही गलत है। एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं एक रहा तो ये कि जो सबसे ऑब्वियस दिख रहा है सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी तो वैसे ही नीतीश कुमार पसंद करेंगे, तभी तो उनके साथ डिप्टी देखिए, सीएम सम्राट चौधरी की तो जिस कोई तरह- दिक्कत नहीं। जब और प्रदेश दूसरा अध्यक्ष नाम थे- आएगा तो इतने नामों पर चर्चा हो चुकी होगी कि अच्छा ठीक है भाई साहब कर देखिए, लीजिए। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे लगता है कि वो तेजस्वी यादव से ज्यादा मुखर नीतीश कुमार जी के लिए थे, ये मत भूलिए आप। बहुत ज्यादा। तो बहुत आज ज्यादा। की डेट में मतलब कहना चाहिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार जी बिल्कुल घूंट पी के रह जाएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। 2 बार डिप्टी बना लिया, होम डिपार्टमेंट दे दिया सर, और क्या रह गया? अब वो तो उनका तो इस कोटा तरह था से ना, देखिए वो कि पार्टी बीजेपी ने का- उनको भाई बाहर से आए हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदेश दिया। अध्यक्ष और- बनाया, डिप्टी और सीएम बनाया, बीजेपी होम मिनिस्ट्री दिया। बीजेपी का- अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? और वो बीजेपी का कोटा था ना। जैसे सम्राट चौधरी का इतिहास भी रहा है कि नीतीश कुमार के विरोधी रहे, मुखर विरोधी रहे, बहुत ओपनली बोलते थे। अब उनको नीतीश कुमार ही सहमति दे दें कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये भी मुझे थोड़ा संशय लग रहा है। बाकी तो जो चलें, ठीक, एक जरूरत बार क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही, आप इस पर बहुत अड़े हुए हैं। जो हर्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? नीतीश कुमार जी की फ्लाइट रवाना हो गई अब नॉमिनेशन के बाद दिल्ली से, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार नीतीश में कुमार जी तय इमटेरियल करेंगे। हो गए, इररिलेवेंट हो गए नहीं, नीतीश कुमार। बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों तय करेंगे? नहीं दे करेंगे। नहीं हाँ, ऐसा तो- ऐसा नहीं लेकिन हो एक सहमति सकता। होती है आदमी, वो सहमति बात तो होती है, मैं कह रहा हूँ भले आदमी हैं, जो अमित शाह जी कहते हैं वो हमेशा मानते हैं। नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ विश्वास का नीतीश मसला कुमार है। जी के वोट के सब साथ परिवार यदि- जैसा माहौल है, सब एक बार जो सवाल आपको पसंद आया था वो देवेंद्र से पूछ लेता हूं मैं, जो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये अपना सपोर्ट बेस देखते हुए और इतिहास देखते हुए भविष्य में हम कैसे जो है सत्ता के लिए हम फ्रंट रनर रहे, बीजेपी अपनी पोजीशनिंग क्या देखती है, बिहार में अपना फ्यूचर कैसा देखती है देवेंद्र? और बीजेपी की चिंता सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट नीतीश कुमार के साथ है, जो वोट बैंक ईबीसी का बड़ा हिस्सा, उसमें खासतौर पे कास्ट के हिसाब से अगर बात कर लें तो कोई रिकुर्मी की बात कर लें तो वो वोट बैंक बीजेपी के साथ कैसे आ जाए, पूरी चिंता इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। और इसी चिंता की वजह से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट देखते हैं। पार्टी ने अपने दल में भी खड़ा करने की कोशिश की, वो काम नहीं हुआ। फिर पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो कि साथ आते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर साथ आते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करते रहती है। तो बीजेपी का या फिर सम्राट चौधरी जो दूसरे दल से आते हैं उनको अचानक से इतना बड़ा सब कुछ दे दिया जाता है, तो उसके पीछे सोच यही है कि उस वोट बैंक को अगर अपने साथ जोड़ लिया जाए, वहाँ पर फिर इनको ये समझ में आता है कि जेडीयू के बिना भी बीजेपी बहुत आसानी के साथ बिहार में सरकार बनाते रहेगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बीजेपी उस काम को नहीं कर पाएगी। और आपने देखा होगा जैसे कुछ साल पहले पिछले राज्यसभा टर्म की बात को अगर आप ध्यान में रखें तो अचानक से एक नाम आया कि शंभू पटेल को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उस समय सौरभ आपको हैरानी होगी ये बात जान के, बीजेपी दफ्तर में कुछ बड़े नेता मौजूद थे, प्रदेश के बड़े नेता, और वो आपस में पूछ रहे थे कि ये शंभू पटेल हैं कौन, लेकिन उनको भेजा गया। जाहिर तौर पे कास्ट फैक्टर आप समझ सकते हैं कि उस कास्ट में लगातार ये तलाश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को जोड़ा जाए। और अभी तक अगर आप देखें
तो एक नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा रहा जिसने कोई भी कुर्मी अक्रॉस द स्टेट अपने दम पे वोट खींच लेते हैं। इसके अलावा कोई भी नेता हो वो अपने एक दो ज़िले से बाहर भी अपने कास्ट का प्रभाव नहीं दे पाया है कोई भी कुर्मी के मामले में, और वहाँ पर बीजेपी का सर्च लगातार जारी है। और उसी भूख के पीछे सम्राट चौधरी का अब तक का जो एलिवेशन आप देख रहे हैं उसके पीछे मुख्य फैक्टर भूख वही है। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के इक्वेशन की अगर बात करें सौरभ, तो आज जेडीयू के टॉप सोर्सेज से जब उन्होंने बात की तो पहला नाम उन लोगों की तरफ से सम्राट चौधरी का ही आ रहा था, क्योंकि अब वो रिश्ता बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आत्मीय जिसको कहते हैं ना, और सम्राट चौधरी सौरभ उसके माहिर माने जाते हैं। तो लोगों को साधना उनको बखूबी आता है। वो बंद कमरे में एकदम नीतीश जी के पाँव छू के प्रणाम करेंगे, पहले उनको कुर्सी पे बैठाएंगे और चीज़ों को बहुत आत्मीयता के साथ हैंडल करते हैं। ये काम उन्होंने किया। जाहिर तौर पर उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि आगे अगर वो कोई बड़ा सपना देख रहे हैं तो उसके लिए उनको नीतीश कुमार को साधना ही होगा। बीजेपी नेताओं को ऑलरेडी वो साध चुके हैं सौरभ। अगर प्रदेश के नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो उनमें से अधिकांश नाम ऐसे हैं जो पहला चॉइस सम्राट चौधरी का बता रहे हैं, तब जबकि सम्राट चौधरी से दूसरे दल से आकर बीजेपी में इतना बड़ा बन रहे हैं। सौरभ, अब भी कोई रह गया सवाल सर? नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं। मैं तो समझ ही रहा हूँ ना बात की कि भाई जब तय प्रधानमंत्री जी को करना है तो इस पर हम लोग, हमारे को काम ये है इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी को ऐसे आदमी की जरूरत है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि किसको चाहिए बीजेपी के लिए। आप समझिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग है बिहार, जहां 30 साल से बीजेपी इंतजार कर रही है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, और वो अब सिंगल पार्टी और वो भविष्य की निधि हो, भविष्य की निधि। हाँ, वो तो उस लंबे समय तक कि मेरे ये चेहरा मेरे साथ काम आएगा, वो काम आएगा, उस पर काम उनको करना है। अब वो कौन होगा मैं नहीं जानता कि कौन होगा, लेकिन ये उसमें सब समीकरण जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो जातीय समीकरण भी उसमें शामिल होते हैं। एक एस्पेक्ट जिस पे हमने भी बात नहीं की है कि इस बदलाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते कैसे बदलेंगे? बीजेपी जेडीयू क्या अंतर आ गया है? छोटे भाई हो गए तो छोटे भाई रहेंगे, रहना होगा तो। और अभी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी जब आउट हो गए हैं, मतलब एक तरह से बिहार से, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। और दो भारतीय नहीं, जनता दल में ही है आजकल तो लल्लन सिंह और संजय झा साहब, तो वो भी है वहाँ पर। तब जेडीयू है पार्टी, क्योंकि उनके टिकट है, एमएलए है, सब कुछ है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी ही है। नाम में कई बार होता है ना, जैसे अभी वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या नाम है उनका, शाइना जी, शाइना एनसी हैं, वो आजकल शिंदे साहब की पार्टी में, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप देखिए बीजेपी बिहार में सरकार चलाने का जो पैटर्न है वो कैसे बदला। नीतीश कुमार जब पूरी तरीके से फुल कमांड में थे तो कभी कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके कितने उदाहरण हम लोग सुन चुके हैं कि दिल्ली से बड़े नेता भी जो है वो कुछ सिफारिश कर देता था तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आता था या ठुकरा भी दिया करते थे। उसके बाद ये डिप्टी वाला चलन शुरू हुआ, बीजेपी के डिप्टी जो है वो लगने लगे और आगे हो गई ना बीजेपी। तो उसके बाद मतलब वो धीरे धीरे वो स्पेस कैसे कैप्चर हुआ है। फिर उसका तीसरा चरण था कि अब होम डिपार्टमेंट भी नीतीश जी से ले लिया गया, और ये चौथा फेज आया अब कि मुख्यमंत्री का भी परिवर्तन जो है वो हो गया। अब इसमें कोई अब जो भी सरकार होगी वो पूरी तरीके से बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ड्रिवन होगी, या जिस तरह पिछले कुछ दो चार वर्षों में जो मॉडल दिया गया डिप्टी सीएम वाला, उसमें बीजेपी के डिप्टी सीएम की असर्टिवनेस होती थी, या वैसा मॉडल रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, निशांत कुमार कैसा करेंगे उसके आधार पर बहुत कुछ तय होगा। ये जो नेता हैं संजय झा, ललन सिंह, एक तरह से देखें इनको तो ये भी तो अपनी पारी का ठीक ठाक हिस्सा कर चुके हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि इनकी शुरुआत इन नेताओं की हो रही है। जनता दल यूनाइटेड की पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी समस्या होगी। देखिए, छोटे भाई तो 2020 में हो गए थे, उसके बाद बेवजह हम लोग बड़े भाई कहते रहते हैं। कभी मन रखने के लिए भी थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है, तो मन रखने के लिए दे दिया गया, लेकिन वो पता था कि दिया गया है। निशांत कुमार कितना चलेंगे, अभी हम लोग सब उनको ऐसे ही देखे हैं, मतलब चुनाव के वक्त भी मैं गया था, उसके पहले तो उसी तरह, तो अभी कोई असेसमेंट नहीं आया है। अभी निशांत कुमार हंसते मुस्कुराते, एक भोला सा, थोड़ा मासूम निर्दोष सा एक लड़का है जो घूम रहा है, और जिसको उसके पिता ने राजनीति में आने तक नहीं दिया, तो वो सब चल रहा है। अभी थोड़ा इमेज मेकओवर सब कुछ होगा। डिप्टी सीएम वो बनेंगे, बनकर कैसा करेंगे, पार्टी में फिर वो क्या भूमिका लेंगे, इससे तय होगा कि जेडीयू और बीजेपी क्या रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड पूरी ताकत लगाएगी
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने में, क्योंकि उसको भी पता है कि जरा सा गड़बड़ हुई और एक जिसको कहते हैं खड़े रहने का मतलब इनके मन मुताबिक करना, इनके मन मुताबिक पूरी तरह से क्योंकि जरा सा गड़बड़ हुई तो वर्कर के मन में अगर आने लगा तो उन्हीं नेताओं की तो सबसे पहले जाएगी। वही कह रहा, इसीलिए कह रहा हूं नीतीश वो अपनी बचाने के लिए खड़े रहे। नीतीश कुमार की सहमति इसमें जरूरी होगी, उनका कंसेंट, ओपन एक्टिव कंसेंट जरूरी होगा, नहीं तो वहां विद्रोह होने लगेगा। सबसे बड़ी बात यहां ये भी है। सर, ये कहते और रहना चाहिए। दूसरी बात, विद्रोह होने लगेगा? एक महिला मुख्यमंत्री का आप फैक्टर नहीं कर रहे हैं। पिछले बार हमने देखा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी बनी थी, उस टाइप का भी एलिमेंट यहां आ सकता है। जो यहां बैठे नहीं है, जो नॉमिनेशन में दिख नहीं रहे हैं, शायद पर्दे पे नहीं हो, वो भी शायद बन सकती हैं। ऐसा भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने या नीतीश कुमार जी ने जब से बने हैं, चाहे वो साइकिल देना हो या पैसे देना हो, उन सब में महिलाओं का योगदान उन्होंने खोजा है। तो इस बार कहीं वैसा सरप्राइज भी हो जो बीजेपी लेके आए, जो उस वोट बेस को, और आपने देखा है महिलाओं का हिस्सेदारी इस बार चुनाव में 7% से लेकर 9% ज्यादा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। और एक जो डार्क हॉर्स मुझे हमेशा लगते हैं वो है डॉक्टर मदन जायसवाल, जो बीजेपी के चीफ भी रहे हैं, जाति के हिसाब से भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और कद्दावर नेता है, तो उस हिसाब से भी उनको भी डिस्काउंट नहीं है। हालांकि उनका नाम नहीं चल रहा है, ये जो भी पॉपुलर लोग 5-7 नाम ही और बचे होंगे एमएलए के, सर उसको छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूं बीजेपी को असर्टिव डिप्टी चीफ मिनिस्टर या असर्टिव सहयोगी दल नहीं चल सकता, ये मैं आपको साफ बीजेपी के साथ नहीं चल बीजेपी के साथ नहीं चल सकता। असर्टिव नहीं, आपको उनके साथ चलना है। समरसता जो संघ का शब्द है ना, तो समरसता के, इसलिए ये सोचना कि जेडीयू का कोई असर्टिव चीफ मिनिस्टर, कोई भी बना दीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी को किसी हाल में असर्टिव सहयोगी दल नहीं चाहिए। परिवार असर्ट नहीं, सहयोगी दल ना कहिए सर, जहां बीजेपी छोटा भाई होती है वहां तो होता ही है। पंजाब में सालों साल रहा, वो तो बीजेपी उसमें नहीं है ना। बीजेपी जब बीजेपी लीड करेगी तो उसको फिर चलिए ऐसा करते हैं, हल्का हाथ रखने वाला चाहिए। ये एनडीए की सरकार है ना, मान लीजिए ये 5 लोग बहुत विद्वान लोग हैं, मुझे 5 लोग बताइए जो सहयोगी दलों के केंद्र सरकार में बहुत काम कर रहे हैं असर्ट करके, जो सहयोगी दलों के। सर ये तो आप अभी तो कह रहे थे कि भाजपा में ही कौन कर रहा है। नहीं, भाजपा तो वो तो लीडरशिप को ही असर्टिव नहीं अभी चाहिए। तो आप अक्सर ये कहते रहते हैं और फिर आप कह रहे हैं वहां तो 2 लोग हैं, वही चलाते हैं। आइए जरा ये निशान जी वाली बात को थोड़ा और आगे कर ले, क्योंकि अब जब इतनी बातें सच हो गई जो कयासों में थी, तो फिर ये भी हुई जानी चाहिए कि निशांत जी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रोल में दिखाई दे सकते हैं। और ये भी बातें चल रही हैं कि उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जरूर जेडीयू की तरफ से जो निशांत जी को चीजें बताए या समझाए, क्योंकि निशांत जी बिल्कुल ये पॉलिटिकल आदमी थे, ट्रू सेंस में वो आदमी ये पॉलिटिकल है बिल्कुल, अभी तक जो रहा है। अब वो कितना न्याय कर पाएंगे इस नए परिवर्तन के साथ, वो अलग बात है। एक नाम हम सुन रहे थे विजय चौधरी जी का, देवेंद्र, मतलब जेडीयू का प्रयास क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन रखने का डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का? और जेडीयू का पहला चॉइस ये रहेगा कि कुर्मी के तौर पर निशांत डिप्टी सीएम बने और निशांत का कद ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाए। और दूसरी चीज़ उनकी जो ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, गवर्नेंस का अनुभव तो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में उनके साथ एक ऐसा भरोसेमंद मेंटोर हो जो उनको लगातार ग्रूम कर सके, गाइड कर सके। और उस लिहाज से अगर पार्टी के ऐसे नेताओं में जो कि प्रदेश में रहकर निशांत के साथ काम कर सकते हैं, उसमें विजय चौधरी सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रमुख नाम है और उस काम को किया जाएगा। क्योंकि इनको भी पता है जेडीयू को कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सौरभ जहां शिफ्ट होती है ना, पावर वही रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्योंकि नीतीश कुमार के पास थी तो सब कुछ इनके इर्द गिर्द चलता था, अब वो बीजेपी के पास जाएगी तो सब कुछ इसके हिसाब से होगा। जैसे पहली चीज़ आप देखें कि सभी प्रमुख डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे उनका अपॉइंटमेंट करेगा मुख्यमंत्री, करेगा मुख्यमंत्री अपने हिसाब से करेगा, तो संबंधित विभाग के जो मंत्री होंगे वो भी तो निर्भर होते हैं अपने सेक्रेटरी पे ही, जो विभाग के सेक्रेटरी होते हैं, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कमान कहाँ चली जाएगी। तो जेडीयू के सामने एक बड़ा टास्क ये रहेगा कि पहली बात तो कि निशांत को एक अच्छा पोर्टफोलियो देकर उनको इस्टेब्लिश किया जाए और उसके लिए जितनी ग्रूमिंग की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि अगर वो वोट बैंक एक बार छिटकना शुरू हुआ तो फिर वो खतरा रहेगा। और ये खतरा बीजेपी को भी ऐसा लगता है सौरभ कि ऐसा ना हो कि नीतीश के आगे वो वोट बैंक खिसक के फिर आरजेडी की तरफ चला जाए। और एक आपको मैं एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं, बीजेपी के 5 बड़े नेताओं के नाम सोचिए, उनमें से एक का ये नैरेटिव था। उसमें ये नैरेटिव था कि बिहार में जैसे यादव फैक्टर को लेकर जब पूछा गया कि क्या बिहार में यादव फैक्टर भी हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि आरजेडी की अभी जो स्थिति है, तेजस्वी यादव जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते नहीं, कुछ बयान दे देते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ऐसे में यादव कम्युनिटी एक तरह से लीडरशिप के बिना वो काम करी, वो लीडरशिप लेस हो गई है। और वहाँ पर अगर हम ठीक तरीके से काम कर पाएँ
तो उनको आसानी से अपने साथ जोड़ा जा सकता है। और जनसंघ के दौर की बात वो बता रहे थे, ये किस प्रकार से जनसंघ के जो शुरुआती समर्थक कम्युनिटी के हिसाब से जो वर्ग था उसमें यादव कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि यादव को हिंदुत्व के रंग में रंगना आसान काम है बनिस्बत किसी और कास्ट के, तो उस लॉजिक को वो बाई कर रहे थे। हालांकि बिहार के धरातल पर अगर आप देखें तो ये बड़ा खतरनाक काम होगा, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिकल ट्रेंड नज़र आ रहा है सौरभ, उसमें ये दिखता है कि यादव एंड नॉन यादव, खासतौर पे ओबीसी में वो वोट बैंक हमेशा हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि यादव जिधर वोट कर रहा होता है, नॉन यादव उसके अपोजिट वोट करता है, और वहाँ पर क्या ये खतरा उठाया जाएगा। तो ये सारे समीकरण अगर अभी आगे देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन जेडीयू के लिहाज से निशांत को बड़ा बनाना ये अभी सबसे चैलेंजिंग टास्क नजर आ रहा है। अब ये इस पर अभी एक राउंड और चर्चा का करेंगे। तेजस्वी यादव ने निशांत की पॉलिटिक्स में आने पर भी रिएक्शन दिया था, वो देख लेते हैं एक बार। जेडीयू के विधायक अगर आपके तरफ आते हैं तो स्वागत करेंगे। अंदरूनी मामला है, निशांत आए नहीं जाए आप स्वागत करेंगे सर? हम तो पहले भी बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा कि क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, बल्कि उसको खत्म करना। आप नीतीश कुमार का स्वागत और आपके यहाँ से आप भी जान रहे कि जदयू में ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, वो तो सबसे पहले चाहती कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो।